अच्छा, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों के पास चेंज रूल है। चेंज रूल कब यूज़ किया जाता है? जब हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन हो। ठीक है, हम लोगों ने कंपोजिशन फंक्शन की फॉर्म पढ़ी हुई है कि एफ ऑफ जी हो, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये कंपोजिशन फंक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेना तो कैसे लेंगे? इसका डेरिवेटिव, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनका डेरिवेटिव हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ चेंज रूल। उसका नेम है चेंज रूल। अब इसमें क्या है, जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स एंड एफ। अब यहाँ पर दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। कहते अगर जी एंड एफ डिफरेंशिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा वो भी डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा मेथड यूज किया हुआ है कि अगर आपके पास y किसी कंपोजिशन फंक्शन के इक्वल आ रहा है तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, जो आपके पास फंक्शन के अंदर जो अगेन फंक्शन यूज हो रहा है उसको हम किसी सेकंड वेरिएबल या थर्ड वेरिएबल कह लें। जिस तरह पैरामीटर बनाते हैं हम इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन का करते हैं, वहां पर क्या करेंगे, किसी थर्ड वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे। फिर आपके पास न्यू फंक्शन बन जाएगा। पहले था आपके पास f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स था। अब आपके पास फंक्शन सब आफ्टर सब्स्टिट्यूशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। यहाँ से हमने क्या एक्चुअली फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना है। वो क्या होगा, वो होगा आपके पास dy बाई डी एक्स, क्योंकि हमने डिफरेंशिएबल करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो सबसे पहले ये होगा। उसके बाद हमने चेंज रूल लगाना है। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था u। ठीक है ना, एक आपके पास f है, सेकंड g है, और जो थर्ड वेरिएबल है वो आपके पास u है। ठीक है, हमने थर्ड वेरिएबल u इंट्रोड्यूस करवाया। तो अब यहाँ पर भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, dy बाई डी यू, फिर हमने लेना है डी यू और डी एक्स। ये जो आपके पास डेरिवेटिव होता है इस टाइल का, इसे हम चेन रूल कहते हैं। ठीक है, कि आपके पास फंक्शन कंपोजिशन की फॉर्म में होगा, पहले आपने उसे थर्ड वेरिएबल के इक्वल करना है, फिर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। क्योंकि ये y का फंक्शन अब किस में चेंज हो गया, पहले तो था जी ऑफ एक्स में, सब्स्टिट्यूशन किया तो y का जो फंक्शन था वो u की फॉर्म में हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो डेरिवेटिव हुआ है वो रिस्पेक्ट टू u लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो u था वो फंक्शन था आपका विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसीलिए यहाँ पर डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, वो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, एक्चुअली हमें यही फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स। तो ये आपके पास मेथड कौन सा होगा, ये चेंज रूल होगा। चेंज रूल हम बेसिकली यूज करते हैं कंपोजिशन फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल है, और फाइंड dy बाई डी एक्स, हमने सिंपल डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास ये इस तरह से आ गया। अब ये हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन है, तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले था कि इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाले में क्या था कि वहाँ पर हमने यूज करवाया था ऊपर u वेरिएबल। आप u की जगह t भी लिख सकते हैं। क्या u है, आपके पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है ना, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसकी करते हैं, थे आपके पास एफ जी ऑफ एक्स है, तो जब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी है तो हम u सिलेक्ट करेंगे, किसको, जी ऑफ एक्स को। तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, जो आपके पास एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास हो जाएगा कोस ऑफ एक्स, और जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो आपके पास क्या है, एक्स क्यूब है। ठीक है, ये कंपोजिशन फंक्शन को हमने सेपरेट कर लिया, इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल लिख लिए। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे कि u को हम रखते हैं जी ऑफ एक्स को, इसीलिए u आपके पास क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब y आपके पास क्या बनेगा, ठीक है ना, y आपके पास क्या होगा, y अब आपके पास, पहले तो y आपके पास ये था, अब सब्स्टिट्यूशन जब हमने किया तो y चेंज हो जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा कोस। अब आपने यहाँ पर एक्स क्यूब नहीं लिखना, आप लिखेंगे एक्स क्यूब की वैल्यू पुट कर देंगे u, ये आपके पास सिंपल फंक्शन बने। ठीक है, अब चेन रूल लिखना है। चेन रूल आपके पास क्या होता है,
चेन रूल का फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर आपके पास चेंज रूल का आपके पास था dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अभी यही हमने इसका फॉर्मूला आपको लिखेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा। चेन रूल सिर्फ 2 के लिए नहीं चूज होता, ये से हम 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपके पास इंक्रीज होते जाएंगे डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखें चेन, यहाँ पर फिलहाल 2 फंक्शन है तो यहाँ पर वो 2 ही का आएगा डेरिवेटिव। यहाँ पर देखें dy बाई डी एक्स आपके पास होगा, क्योंकि हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, यहाँ पर गिवन है dy बाई डी एक्स लेना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है, हम लिखेंगे डी वाई लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया होता है यू करवाया है, तो डी यू आएगा, तो क्या होगा डी यू ओवर डी, ठीक है। अगर आपको माइंड नहीं है चेंज रूल कैसे लिखना है तो यहाँ से देख लेंगे, आपके पास ये वाला पार्ट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके पास अगर इसे आप इग्नोर करें, इस वाले पार्ट को इग्नोर करें, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगी। यहाँ पर आप कह लें कि आपने ये जो आपके पास वर्टिकली लाइन में आपने लिखना है वो वाला डेरिवेटिव होगा जो आपने सपोज किया थर्ड वेरिएबल, ठीक है। अब u है आपके पास, u का डेरिवेटिव लेंगे, u आपके पास किसके इक्वल है, एक्स क्यूब के इक्वल है, ठीक है। अब डेरिवेटिव यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट लेंगे, आप जहाँ से टर्म की करस्पॉन्डिंग देख लें, यहाँ पर वेरिएबल इन टर्म ऑफ एक्स है, तो इसलिए डेरिवेटिव भी आपके पास इन टर्म ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे आप, तो ये आपके पास हो जाएगा 3x², ठीक है। पावर रूल से आपके पास ये डेरिवेटिव ये आ गया। सेकंड है आपके पास आता है y आपके पास है cos u के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास y इन टर्म ऑफ u है, तो इसलिए आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो विद रिस्पेक्ट टू u होगा, ठीक है। ये नहीं करना कि आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते रहे, वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो वेरिएबल जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आपने लेना। अब यहाँ पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस यू है, कोस का डेरिवेटिव आपके पास होगा माइनस साइन यू, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब ये आपने दोनों वैल्यूज निकाल दी है, अब इन दोनों वैल्यूज को इस जो आपके पास फार्मूला है इसमें पुट कर दें, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो डी वाई बाई डी यू की वैल्यू आपके पास क्या थी, वो थी आपके पास माइनस साइन यू, यहाँ पे लिख दें माइनस साइन यू, ठीक है। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाली हुई है, वो 3x² है, तो मल्टीप्लाई 3x² आ गया। अब इसे देख लें, ये पूरा फंक्शन आपको पास किस फॉर्म में चाहिए, इन टर्म ऑफ एक्स चाहिए। यहाँ पर एक x है और यहाँ पर u है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, u की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u किसके इक्वल है, u एक्स क्यूब के इक्वल है, तो हमने पूरी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ x बना लिया। माइनस यहाँ पर से अरेंज कर लें 3x² साइन u की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब रखा हुआ था, एक्स क्यूब पुट कर दिया, तो ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x² साइन एक्स क्यूब, ये आपके पास डेरिवेटिव है। ये कंपोजिशन फंक्शन का डेरिवेटिव है जिसे हम चेन रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, ठीक है। चेन रूल की मदद से हमने इसे सॉल्व कर लिया, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह फर्दर होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने चेंज किए वेरिएबल, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स करते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया है। फाइंड डी डब्ल्यू ओवर डी टी इफ डब्ल्यू दिस वन एंड ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन दे दी है, हमने फाइंड क्या करना है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो नहीं हमारे पास, यहाँ पर आपने ये किया हुआ डी वाई बाई डी एक्स हो तो चेन रूल आप इजीली लगा सकते हैं, डी वाई बाई डी यू कर लें और यहाँ पर डी यू ओवर डी टी, जरूरी नहीं है यू रखें, आप टी भी रख सकते हैं, डब्ल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी वी। बस ये है कि जो वेरिएबल सेम होना चाहिए, जो भी सब्स्टिट्यूशन का रखते हैं ये। इस तरह से वी भी रख सकते हैं, यहाँ पर टी भी आ जाएगा। अब इसकी तरफ देखें, ये आपके पास है डी डब्ल्यू ओवर डी टी। इसका चेन रूल क्या बनेगा? डी चेन रूल, फार्मूला लिखने लगे हैं चेन रूल का, वो क्या बनेगा? अब यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू है इन टर्म ऑफ एक्स है और ये एक्स है इन टर्म ऑफ टी है, हमें कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको देखें डी डब्ल्यू को, डब्ल्यू का डेरिवेटिव आपने किसके रिस्पेक्ट लेना है? इसका आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, और इसका जो आपने डेरिवेटिव लेना है डी एक्स ओवर डी टी लेना है। तो यहाँ से देखें आपके पास फार्मूला बिल्कुल बन गया, सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो चेन रूल होगा वो क्या होगा? डी डब्ल्यू ओवर डी टी किसके इक्वल होगा? वो आपके पास होगा डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, ठीक है, और डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है ना। अब अगर आप इसे इग्नोर करें तो ये वो बन रही चीज डी डब्ल्यू ओवर डी टी। यहाँ से आप इस तरह से भी थोड़ा सा कर सकते हैं गैस। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लें, 10x है, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव देखते हैं 10x का, ये आपके पास होता है सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और अब हमने विद रिस्पेक्ट टू इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट टर्म में पावर रूल अप्लाई होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 4 12 और एक पावर कम हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और टी का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है, ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को सिंपल यहाँ पर पुट कर दें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास डेरिवेटिव हो गया टी डब्ल्यू ओवर डी टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा। तो डब्ल्यू ओवर डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी सेकेंड स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमारे पास थी 12 टी स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि फंक्शन आपके पास इन टर्म ऑफ टी आना है, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्स नहीं आना। तो आपने क्या करना है, जो एक्स है उसे आपने इन फॉर्म ऑफ टी ले जाना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा? एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है? एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पर फंक्शन में गिवन है, क्या पुट करेंगे? वो पुट करेंगे 4t क्यूब प्लस टी। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर 4t क्यूब प्लस टी, ठीक है। और ये एज इट इज आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसे ये भी सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा लें, सेकंड को पहले 12t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें फिर प्लस 1, इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ये था चेन रूल से इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। अगर क्वेश्चन में मेंशन होना कि आपने चेन रूल से अप्लाई करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली भी ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप चेन रूल हर क्वेश्चन को अप्लाई करें। बस ये थोड़ा सा मेथड है, थोड़ा सा देख लें। तो चेन रूल से हमने कंपोजिशन फंक्शन को इस तरह से करना इजीली है, ठीक है। डायरेक्ट करने से मे भी कैलकुलेशन ज़्यादा हो, लेकिन इससे करना ज़्यादा इजीली हो जाता है। अब चेन रूल को किसी और फॉर्म में मैंने लिखा है, बाय जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूला, ठीक है। इसका मतलब वही है कि कंपोजिशन फंक्शन दिया हुआ है, उसे आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो चेन रूल लिखा हुआ है, नहीं मैंने कंपोजिशन की फॉर्म दी है, नहीं मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन लिखा है। इस फर्स्ट एग्जांपल में वहाँ पर तो चेन रूल का बताया था, सेकेंड एग्जांपल में सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म दे दी थी। अब यहाँ पर जो थर्ड एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने लिखा है जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूला। बात एक ही होती है, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर डी वाई बाई आपके ई से क्यू भी फंक्शन आप सपोज कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, यू भी कर सकते हैं, टी भी कर सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। कोई भी फंक्शन के इक्वल रखकर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपके पास ये जो फंक्शन है आप इसे कह लेंगे ये y है, तो ये y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई कोट एक्स पावर -1, ठीक है। और आपने निकालना क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपने निकालना है dy बाई dx, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर है बाय जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूला, वही हो गया। पहले हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन कर लें, यहाँ से हम इसके सब्स्टिट्यूट निकाल सकते हैं। अंदर वाले को जो आपके पास पावर की इनसाइड वैल्यूज है उसे हम u सपोज कर लेते हैं। u किसके इक्वल आ जाएगा, u आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x5 कोट x, ठीक है। तो अब y आपके पास किसके इक्वल होगा, y आपके पास हो जाएगा u की पावर -1। ये तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि u किस फॉर्म में इन टर्म ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर कोट एक्स दोनों सेम वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड के डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कोट एक्स और प्लस आ जाएगा सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक्स के। ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, वो इसलिए अप्लाई किया क्योंकि जो आपके पास वेरिएबल थे ना एक्स स्क्वायर और कोट एक्स ये सेम थे, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा कोट, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा आपके पास। कोट का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कोट एक्स एज इट इज। आप यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, ठीक है। ये आपके पास x5 है, मैंने x2 लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो, ये x5 है, ये भी x5। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5x4, ठीक है। ये आपके पास हो गया, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इसे अरेंज कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा -x5 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 5x4 कोट एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव किसका बनेगा, ये है डी यू बाई डी एक्स का। अब यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते हैं डी वाई बाई का डी यू के रिस्पेक्ट, डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास पावर रूल लगेगा, माइनस से नीचे आ जाएगा, ठीक है, और यू। अब यहाँ पर आपके पास पावर में क्या होगा, या क्योंकि नेगेटिव करते हैं तो ये पावर 9 बन जाएगी, -8 -1 वो आपके पास -9 बनता है, ये आपके पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको आप फार्मूला बना सकते हैं, चेन रूल का फार्मूला कैसे बनेगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग देखें आप, तो ये आपके पास फार्मूला बनता है डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डी वाई बाई डी यू डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर चेन रूल बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसे कह लें, इस इक्वेशन ए में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देनी है वैल्यूज को, तो इक्वेशन ए बिकम्स, आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू आपके पास है -8u9
ठीक है। उसके बाद यू डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है, ये आपके पास है -x5 cos secant square x प्लस 5 x4 cot x। अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन आपके पास इन टर्म ऑफ एक्स होनी चाहिए, लेकिन एक टर्म ऐसी है जो u के करस्पॉन्डिंग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। u किसके इक्वल हमने सपोज किया हुआ था, u हमने सपोज किया हुआ था 1 + x5 cot x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -8 1 + x5 cot x। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा -x5 cos secant square x प्लस 5x4 cot x। ये आपके पास आ गया डेरिवेटिव। ठीक है, इसे हमने जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये -9 इसकी पावर ये भी आएगा। ठीक है, -9 पावर, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब फर्दर इसके एप्लीकेशंस की तरफ आ जाए। इसके क्वेश्चन है वो एंड में मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से आपने करने हैं। इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले आपके पास आता है रोल्स थ्योरम। ठीक है, इसको हमने देखना है। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स हैं, दोनों टेंजेंट के ही है थ्योरम के, वर्टिकली टेंजेंट हो हॉरिजॉन्टल हो, उसी एप्लीकेशन है जिस तरह हम डायरेक्टली डेरिवेटिव बता देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी है, रोल्स थ्योरम सबसे पहले काफ़ी इम्पोर्टेंट है कैलकुलस में ये थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखें कि रोल्स थ्योरम क्या होता है। यहाँ पर है कि आपके पास कोई भी फंक्शन हो, इसका पहले ग्राफ देखिए। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कर्व डिफाइन हो सकती है ऑन अ क्लोज इंटरवल। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये रेंज सेट कर दी है जिसका नाम ए एंड बी रख दिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन्हीं के करस्पॉन्डिंग कर्व भी डिफाइन। कर्व कैसे डिफाइन है, ए के करस्पॉन्डिंग आपके पास जो फंक्शंस की वैल्यूज होगी वो एफ ऑफ ए होगी, और जो बी है इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो फंक्शंस की वैल्यूज होगी वो एफ ऑफ बी होगी। इसी में एक पॉइंट लेते हैं सी, इन्हीं इंटरवल में से एक पॉइंट लेंगे सी जिस पर जिसके करस्पॉन्डिंग उसके फंक्शन पर एक टेंजेंट रहा होगा। ठीक है, और ये आपके पास जिसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पर क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये जो एप्लीकेशन होगी, हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल का डेरिवेटिव हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल का डेरिवेटिव ऑलवेज ज़ीरो होता है, और जो वर्टिकल होता है वो अनडिफाइंड होता है। इसी तरह से वो यही बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास ज़ीरो होता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है कर्व पर कि आपके पास कोई इंटरवल है ए बी, उसमें से कोई भी अगर आपके पास पॉइंट ले लें सी। ठीक है, उस पॉइंट पर फंक्शंस का डेरिवेटिव की जो वैल्यूज होगी वो ज़ीरो होगी। तो ये आपके पास जो थ्योरम्स होता है वो होता है रोल्स थ्योरम इसे कहते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन डिफाइन ऑन ए बी। ठीक है, सच दैट इट सेटिस्फाई ये आप जो एलोपिटर रूल अप्लाई करते हैं ना कि 0/0 फॉर्म हो, तो वो भी एप्लीकेशन है, वो इन्हीं दोनों थ्योरम से यानी कि जनरेट होगा।
सेटिस्फाई थ्री कंडीशन, इसके लिए थ्री कंडीशंस होती हैं, हम वो देखते हैं कौन सी हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है कि आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इसी इंटरवल पर। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस हमेशा ये आपके पास क्लोज इंटरवल में होता है, ठीक है, ये वेल नोन है, ठीक है। कंटिन्यूस हमेशा एंड वाले पॉइंट पर हमेशा कंटिन्यूस ही होता है, लेकिन जब डिफरेंशिएबल की बात आती है तो यही हम इसे ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड में ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि एंड में आपके पास क्या होते हैं, एंड पॉइंट पर आपके पास इनफिनाइट मैनी टेंजेंट बन रही होती है, इसलिए हम वो एंड वाले पॉइंट निकाल देते हैं, उस पर डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता। इस डिफरेंशिएबल जिस तरह कहा था ना वर्टिकल स्लोप अनडिफाइन होती है, वो यही कॉन्सेप्ट है, एंड वाले पॉइंट निकाल देते। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिफरेंशिएबल होते हैं ऑन अ क्लोज इंटरवल। फंक्शन होंगे क्लोज इंटरवल पर, डिफरेंशिएबल होंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। और सी आपके पास क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तो उसका हमेशा ये है कि वो दोनों के जो आंसर होंगे इक्वल होंगे। एफ ऑफ बी का आंसर एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। जब दोनों के आंसर इक्वल होंगे तो देन वहां पर हम बात करेंगे देन देयर एग्जिट एट लीस्ट वन पॉइंट सी, ठीक है। वो भी क्या करेगा, इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा ए टू बी, जिस पर फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव के फंक्शंस की वैल्यू 0 होगी। ये आपके पास रोल्स थ्योरम कहलाता है। इसका हमने प्रूव नहीं करना है, इसको हमने बस इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कि किस तरह इससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, हाँ वो देखेंगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन रोल्स थ्योरम है, इसमें है कि आपके पास जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है दोनों की वैल्यूज इक्वल होगी, तो वहाँ से एक पॉइंट आएगा हमारे पास जो कि उसी इंटरवल से बिलोंग करेगा, और उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव होगा उसके फंक्शंस की वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। इसे हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्लोप इज इक्वल टू 0। इस वाली चीज को हॉरिजॉन्टल स्लोप भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डेरिवेटिव भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, डिस्कस दी वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फाइंड सी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या फंक्शन दे दिए, इंटरवल दे दिए, हमने रोल्स थ्योरम चेक करना है कि इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट यहाँ पर फाइंड सी भी करना है, हमें नहीं पता सी 1 2 में सी की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। 1 2 इंटरवल है और ऊपर था कि सी इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। अच्छा, इसमें जो ए है वो आपके पास 1 है और जो बी है वो आपके पास 2 है। फंक्शन आपके पास गिवन है, वो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी से, ये कंडीशन है। अगर ये फुलफिल हो जाएगी तो फिर हम वहां से सी भी फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ ए देखना है कि इक्वल है एफ ऑफ बी के। ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ये कंटिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल भी, तो वो चेक नहीं करेंगे। हम काम पर आ गए, इसके थर्ड वाली कंडीशन पर आ गए। हमने इन दोनों को देखना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम हमें डिफाइन करना है, तो वहाँ पर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल पॉसिबल। बस हमें यहाँ से ये थर्ड कंडीशन फुलफिल कर लेंगे। अगर ये फुलफिल हो जाएगी तो वैलिडिटी होगी, अगर फुलफिल नहीं होगी तो वो वैलिडिटी नहीं होगी, बस यही है। ए की वैल्यू पुट करते हैं, एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ रहा है वो देख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पर a की वैल्यू 1 थी, फंक्शन में अब वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 3 1 प्लस 2, ये आपके पास -2 प्लस 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए की वैल्यू तो आपके पास 0 आ गई, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। और सेकेंड एफ ऑफ बी है, बी की यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू थी वो 2 थी। अब फंक्शन में हमने 2 पुट करना है, एक्स की जगह 2 पुट करेंगे, तो ये आपके पास होगा 2 स्क्वायर माइनस 3 2 प्लस 2, ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 2। अब ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 4, दोनों के आंसर सेम हो गए इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ बी का आंसर भी 0 आया। तो यहाँ से सी फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे मैथमेटिकली एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2। अगर ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जो आपके पास ये था एफ प्राइम एट सी इज इक्वल टू 0, ये चीज़ डिफाइन करेगी। अगर आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करेगी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, बाद में उसमें पुट कर लेंगे। वो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब यहाँ पर सी पुट कर देंगे, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो सी पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप इसकी जगह सी पुट किया तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3c प्लस 2, क्योंकि हमने ये चीज़ नहीं कहा, ये चीज़ वहाँ पर डिफाइन होती है ना कि एफ प्राइम इज इक्वल टू 0, इस चीज़ को हम डिफाइन करवाने के लिए थोड़ा सा ये किया है। ये कब पॉसिबल है, ये तब हम लिख सकते हैं तब हमारे पास एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। तो वहाँ से हमारे पास एक चीज़ आती है कि सी भी इसी इंटरवल से बिलोंग करेगा जिसका डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। अब ये फंक्शन गिवन था, सी पुट कर लिया है, अब जस्ट हमने ये लिखना है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास गिवन थे, वेल नोन है, तो ये हम डायरेक्ट पुट करेंगे। पहले डेरिवेटिव ले लें, बाद में पुट करें। डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेंगे इसका, इस फंक्शन का, ये आपके पास हो जाएगा 2c माइनस 3, ठीक है। ये डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से बस देख लें, पहले सबसे पहले आपने एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, फंक्शन में सी की वैल्यूज पुट करनी है, उसका डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर थ्योरम हमने किस तरह अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा देख लें। जब आपके पास एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो जाएगा, वहाँ पर आपने कहना है कि डेरिवेटिव की जो वैल्यूज होती है इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पर आपने लिखना है एफ प्राइम एट सी किसके इक्वल है, वो होता है 0 के इक्वल। ये हम तब लिख सकते हैं, ये वेल नोन है, हमने यहाँ पर थ्योरम अप्लाई किया है, ये हमने लिखा है विद द हेल्प ऑफ बाय रोल्स थ्योरम, ठीक है, उसकी हेल्प से हमने लिखा है, ये खुद से नहीं लिखा, ये हमने रोल्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एफ प्राइम सी की जगह 0 पुट कर देंगे, 0 पुट किया और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2c माइनस 3, ठीक है, और c की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 3/2। ये हमने रोल थ्योरम की हेल्प से c की वैल्यूज निकाली। ये इस तरह से भी हम c की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये थी थोड़ी सी एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसका थोड़ी सी सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2, ये फंक्शन गिवन है और ये भी पॉइंट गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इस पॉइंट पर फंक्शंस की वैल्यूज निकालेंगे। दोनों इक्वल होगी तो आगे चलेंगे, अगर इक्वल नहीं होगी तो हमने वहां पर स्टॉप कर देना। एफ ऑफ ए किसके इक्वल है,
आपके पास है एफ ऑफ 0 के इक्वल आता है, और जो एफ ऑफ बी है वो आपके पास आता है एफ ऑफ 2। उसमें 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, जो आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस 1 3/2। ठीक है, तो ये आपके पास कम्प्लेक्स बन रहा है, प्लस -1 3/2। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ। -1 इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर 3। ठीक है, और आपको पता है योटा किसके इक्वल होता है? वो आपके पास होता है स्क्वायर रूट -1। ये आपके पास योटा क्या होता है? योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है आपके पास -1 के इक्वल। ये कम्प्लेक्स डिफाइन करवा दिए, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये तो आपके पास हो जाएगा योटा की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस अयोटा क्यूब। अच्छा, अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 प्लस अयोटा स्क्वायर अयोटा। ठीक है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? वो होता है आपके पास -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, 2 माइनस अयोटा। एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास सही है 2 माइनस अयोटा। यहाँ पर लिख लेते हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यूज आपके पास आ गई है 2 माइनस अयोटा। अब देखते हैं एफ ऑफ बी की वैल्यूज ये आएगी, तो देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, और अदरवाइज वहीं पर स्टॉप कर देंगे अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ पर बी की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 3/2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 की पावर। 1 की पावर जो मर्जी हो उसने 1 ही रहना होता है। तो ये तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 3। ये आपके पास आंसर 3 आ गया। तो ये तो इक्वल ही हुआ। जो आपके पास एफ ऑफ बी है वो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। तो यहाँ से तो हम सी निकालेंगे ही नहीं, ना ये रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये अप्लाई नहीं होगा रोल्स थ्योरम यहाँ पर, ये आपके पास दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास क्या होगा? रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, तो सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड या नॉट अप्लाई, इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, one of the condition condition of Rolle's theorem is not satisfied, so Rolle's theorem is not valid। अब हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहीं से लोपिटर रूल इसी की हेल्प से निकले, जो आप लोग अप्लाई करते हैं लिमिट। ये रोल्स थ्योरम हम क्यों नहीं अप्लाई करेंगे? क्योंकि दोनों के आंसर सेम है। अच्छा, अब यहाँ पर है कि अगर दोनों के आंसर सेम ना हो तो फिर हमारे पास एक और एप्लीकेशन है, वो हमारे पास आता है मल्टी मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं उसे,
लैग्रांज मीन वाली थ्योरम भी बोलते हैं, फिर तो काशी लैग्रांज मीन वाली थ्योरम भी बोलते हैं। ये आपके पास डेरिवेटिव के लिए लैग्रांज यूज होता है, और जो इंटीग्रेशन होता है उसके लिए कॉशी होता है मेन वाली। तो जब हम इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पर देख लेंगे। डेरिवेटिव के लिए हमने इसी की जनरलाइजेशन फॉर्म है रोल्स थ्योरम की, मेन वाली थ्योरम इसी की जनरलाइजेशन फॉर्म है। यहाँ पर है कि ये दोनों के आंसर सेम ही होंगे तो हम वहाँ पर रोल्स थ्योरम रुक जाते हैं। वहां पर आंसर सेम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम वहां पर भी अप्लाई करते हैं, इसका ये फायदा होता है मीन वाली थ्योरम का। अब मीन वाली थ्योरम आ गया जिसे हम लैग्रांज मीन वाली थ्योरम भी बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल मैच होती है, बस दोनों वहां पर थ्री कंडीशन थे, यहाँ पर जस्ट टू कंडीशन होंगी। ठीक है, यहाँ के लिए वो जरूरी वहां के लिए था ना जो थर्ड कंडीशन थी, रोल्स थ्योरम में बस ये इम्पोर्टेंट था, जिसकी थर्ड कंडीशन थी रोल्स थ्योरम में, ये वाली जो थर्ड कंडीशन थी ना, ये इम्पोर्टेंट थी। लेकिन लैग्रांज में इस कंडीशन को निकाल दिया। ठीक है, बस ये दोनों में डिफरेंस है। रोल्स थ्योरम में ये कंडीशन है जिसकी वजह से हम अप्लाई नहीं कर सकते थे क्वेश्चन को, रोल्स थ्योरम को अगर अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या किया, जो मीन वाली थ्योरम है उसमें इस कंडीशन को निकाल दिया। अब देखते हैं इस कंडीशन को निकालने से क्या होता है। इसकी स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि लैग्रांजियन जो था मैथमेटिशियन था उसके नेम से लैग्रांज मीन वाली थ्योरम लिखा है, तो इसका वही होगी स्टेटमेंट। बस वो लास्ट वाली जो है वो निकाल दी, बाकी वही है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफाइन ऑन ए बी such that it satisfies the two conditions। हम तो लिख सकते हैं such that it satisfies two conditions। और फर्स्ट कंडीशन वही है, कंटिन्यूस होना चाहिए सेकंड डिफरेंशियल, बस इसमें यही है, और कोई कंडीशन नहीं। तो इजीली हम इसको अप्लाई कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। बस एक रोल्स थ्योरम याद हो जाए, बाकी तो ये वैसे ही है, सब सेम सेम ही है। बस थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वहां पर जो लास्ट कंडीशन थी इसमें नहीं वो होंगी, वो हटा दी है। ये जनरलाइजेशन फॉर्म है किसकी, रोल्स थ्योरम की, ये थोड़ा सा माइंड में रखें। ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो वहां पर था देयर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यूज क्या थी, जीरो आ रही थी। अब यहाँ पर देखते हैं, देन देयर इज एटलीस्ट 1.3। ठीक है, रोज जीरो में था, इसकी वैल्यू जीरो हो रही है। अब यहाँ जन जो आपके पास जनरलाइजेशन थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, इसमें आपके पास क्या होगी, इसे जनरलाइजेशन मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है, काफी नेम है
सिंपल मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं, जनरलाइजेशन मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं, रैंडम मीन वैल्यू थ्योरम। इसके 3 नाम से आप इसे कॉल कर सकते हैं। इस पर आप यहाँ पर थोड़ी इसकी वैल्यू दो। अब यहाँ पर ये देखा, जब हमने लास्ट वाली कंडीशन हटा दी है तो ये डिफरेंस आया थोड़ा सा, जिसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको पता होगा ये किसकी स्लोप है, ये आपके पास सेकंड की स्लोप आ गई, उसी की मिलता जुलता एफ ओ बी माइनस एफ ओ पे बी माइनस है। वहां पर भी 2 पॉइंट होती है ना, वहां पर आप निकालते हैं। तो इसकी डायग्राम वैसी ही होगी, जो आप सेकंड का जो ग्राफ बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं कि मीन वाले थ्योरम को किस तरह क्वेश्चन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, और साथ में इंटरवल भी गिवन है। तो सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है, उसके बाद मीन वाली थ्योरम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है कि चेक करेंगे एफ ऑफ ए आंसर, इन दोनों के आंसर सेम है कि नहीं है। अच्छा, एफ ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है -11/7, इसे हम पुट करेंगे। ये -11/7 क्यूब -3 -11/7 -1। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आएगा -11 को 3 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास होगा -1। 7 को 3 टाइम्स करें तो 3 4 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 33/7 -1 एज इट इज। तो इसका एल्सियम ले ले, सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये आपके पास होगा -57/347। तो यहाँ पर आपके पास एक आंसर आ गया एफ ऑफ ए का, जिसके इक्वल है वो है -57/347, इसके इक्वल है। अब सेकंड लिखेंगे एफ ऑफ बी का आंसर। बी आपके पास है 13/7। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह 13/7 पुट करेंगे। 13/7 क्यूब -3 13/7 -1। सिंप्लीफाई कर लें इसे तो इसका आंसर आपके पास -57/347। तो बाई चांस सेम आया, हर क्वेश्चन में सेम नहीं हो। अब हमने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि मीन वाली थ्योरम हमारे पास है एफ प्राइम सी का फॉर्मूला क्या है, वो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। हमने एफ ऑफ ए भी निकाल लिया, एफ ऑफ बी भी निकाल लिया, ठीक है। हाँ, बी माइनस ए, लेकिन ये चीज अभी नहीं निकाली। इसको देखने के लिए हमने क्या करना है, फंक्शन में सी पुट करेंगे, ठीक है। सी पुट किया तो ये आपके पास हो जाएगा C³ -3C -1, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे। हाँ, डेरिवेटिव लिया तो ये आपके पास हो जाएगा 3C² -3, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसका आपने मेंशन होगा कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। कि क्वेश्चन की वैलिडिटी, हर क्वेश्चन की नेचर सेपरेट होती है हर थ्योरम के लिए ना। मेंशन होगा कि आपने ये वाला थ्योरम अप्लाई करना है, रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है, यहाँ पे मीन वाले थ्योरम अप्लाई करना मेंशन होगा। अच्छा, अब इसके पास क्या करना है, डेरिवेटिव आ गया। अब इसको इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय मीन वैल्यू थ्योरम।
मीन वाली थ्योरम के करस्पॉन्डिंग अब हमने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखी हैं। एफ ऑफ प्राइम भी हमने निकाल, हमारे पास सारी चीजें आ गई। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जहाँ पर आपके पास हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू एफ प्राइम, ठीक। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो आपके पास हो जाएगा बी माइनस ए एफ प्राइम एफ बी। ये सिंप्लीफिकेशन करने के लिए थोड़ा सा मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसे कहते हैं। बी ही आपके पास था 13/7, यहाँ पर आप 13/7, ठीक है, माइनस, और एफ ऑफ ए आपके पास क्या था, एक ही वैल्यू आपके पास थी, हम -11/7। तो यहाँ पर भी हम बी माइनस ए लिखते हैं। ये थी आपके पास बी आपके पास था 13/7 माइनस पर वाला, और एक ही वैल्यू आपके पास थी -11/7, और एफ प्राइम एट सी ऐसे, ठीक। अब हम यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, इस पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास थी -57/343 माइनस आ जाएगा, और इस पर फंक्शन की वैल्यू आपके पास थी -57/343। ऑलराइट, ऐसे करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 13/7, ये माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 11/7। और एफ प्राइम एट सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थी 3c² -3। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस का और ये आपके पास नेगेटिव क्या है, ये तो आपके पास 0 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 13/7 प्लस 11/7, 3c² -3। यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में भी आपको पता, फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि अगर आपके पास ए बी, ये मैं भी अपने प्रीवियस क्लास में किया हूँ, 9th 10th का है। वहाँ पर फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास ए बी दो फैक्टर हो सकते हैं, तो जिस तरह यहाँ पर ये ए को ए कह लें और ए को बी कह लें आप, ठीक है, इसे ए कह लें इसे बी कह लें, दोनों फैक्टर अगर इक्वल टू 0 हो तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो आपके पास है ही कांस्टेंट, इसका कोई फायदा नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3c² -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, 3c² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और c² आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, +-1। ये कैसे निकाली है, ये इस तरह से देखते हैं। हाँ, इसका आपने स्क्वायर रूट अप्लाई किया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सी हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, तो फर्क नहीं पड़ता, जब आप इसे ओपन करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आते हैं। ये इस वजह ये सी की वैल्यू ये आ गई आपके पास।
मिड का सिलेबस नहीं होगा फाइनल, ये बताया तो है आपने। वाइवा के लिए बाद में देख लेंगे, एमसीक्यूज के लिए नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इसका बताएं क्या आंसर होगा। ये आपके पास है मीन वैल्यू से फॉर डिस्टेंस है, गिवन है आपको फैक्ट्स आपके पास है, और इंटरवल भी गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरवल की वैल्यूज निकालनी है, फिर उसका आपने एफ ऑफ प्राइम लिखना है। ये देखिए ना, यहाँ पर मेंशन नहीं है, रोल्स थ्योरम लिखे हैं या मीन वैल्यू थ्योरम लिखे हैं। ये आपने कौन सा थ्योरम लगाना है, ये थोड़ा सा बताएं, इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा। इसको तो मैंने आपको बता रहे थे कि किस तरह आप लोग जज कर सकते हैं कौन सा थ्योरम अप्लाई होना है। जी, रोल्स थ्योरम अप्लाई होते हैं। रोल्स थ्योरम क्यों अप्लाई होता है, क्योंकि इसमें जो आपके पास इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी फंक्शंस की वैल्यूज क्या होती है, सेम होती है। तो जब फंक्शन की वैल्यू सेम आए तो हमें पता है कि हम डायरेक्टली मेन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आपके पास है वो ए है। सेकंड की तरफ आ जाए। द मीन वैल्यू सी फॉर द फंक्शन सी 6x² प्लस 11x -6। इंटरवल आपके पास गिवन है 0 to 4। जो इंटरवल गिवन है इस इसका ए ऑप्शन आप कर लें। तो ए ऑप्शन होगा वो आपके पास है 2 + 2/3। और जो बी ऑप्शन है 2 - 2/3। जो सी ऑप्शन है वो आपके पास है 2 + -2/3। और जो डी है नॉन ऑफ दी, नॉन ऑफ दिस कर लें। ये दोनों की स्टेटमेंट मैंने सेम रखी है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मीन और रोल्स में किस तरह से आप किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करें। अब इसमें बताएं कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा और इसका आंसर कौन। पहला तो करेक्ट बताया था, जिन्होंने भी बताया था सबके प्लस ही है। इसमें आपने बताना थ्योरम कौन सा यूज होना है।
देखिए फर्स्ट में रोल्स थ्योरम क्यों अप्लाई हुआ? जी इसका जो ऑप्शन है वो सी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो सी है। सॉल्व करते हैं ना उसमें से आपके पास सी आता है, इस कैलकुलेशन आएगी, डेरिवेटिव निकालेंगे। अंडर कैसरा आपने फार्मूला पहले अप्लाई करना है, वो आपके पास होता है एफ प्राइम एट सी, बी आपके पास होगा एफ प्राइम एट 4 माइनस एफ प्राइम एट 0 और 4 माइनस 0, ये आपके पास होता है। और आपके पास जो एफ प्राइम, पहले एफ ऑफ सी देख लें, एफ ऑफ सी क्या होता है? एफ ऑफ सी आपके पास होता है सी क्यूब माइनस 6 सी स्क्र प्लस 11 सी माइनस 1। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सी स्क्र माइनस 12 सी प्लस 11। अब इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे वैल्यूज जो भी हमारे पास हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 सी स्क्र3 सी स्क्र माइनस 12 सी प्लस 11। ठीक है, एफ प्राइम एट सी की जगह ये पुट कर दें। अच्छा, अब फंक्शन में 4 की वैल्यूज जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6 माइनस एज इट इज। अगर जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास -6 आ जाएगा, और 4 माइनस 0 4 ही होता है। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा 12 सी स्क्र माइनस 12 को 4 से अप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 48 सी प्लस 44। ठीक है, और ये आपके पास 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। यहाँ से आप ये पोलिनोमियल को सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन होगा ना वो आपके पास सी ही आएगा। ठीक है, 2 वैल्यूज आएंगी इसमें क्वाड्रेटिक, क्योंकि 2 पोलिनोमियल है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है माइनस बी, उससे आप सोल्व कर, अगर फैक्टर नहीं, फैक्टर तो नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाए तो वहाँ से आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी सी की। उसके बाद हमारे पास टेक्निक होती है, अगर आपके पास पोलिनोमियल है सेकंड डिग्री की, जिसे हम क्वाड्रेटिक भी कहते हैं, तो उसमें जो सी वैल्यूज है ना वो हम इस तरह से भी निकालते हैं। सी वैल्यूज होती है आपके पास बी प्लस ए ओवर 2, इसे हम स्ट्रीम वैल्यूज भी कहते हैं। ये सिर्फ पोलिनोमियल के लिए है। अगर आपके पास पोलिनोमियल 2 डिग्री की है तो आप ये उसको सॉल्व करने के बजाय डायरेक्ट भी सी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये छोटी सी आप क्या लें, एवरेज वैल्यूज भी इसे बोलते हैं, ज़्यादातर एवरेज वैल्यूज बोलते हैं। तो ये आपके पास फंक्शन डिफाइन होते हैं, किसी आप इंटरवल निकाल सकते हैं, ए प्लस बी ओवर 2 या बी प्लस ए कर लें। ये वैसे करेक्ट नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ा सा एवरेज वैल्यूज निकाल। ये जब होगा जब आपके पास पोलिनोमियल क्वेश्चन में सेकंड डिग्री की हो। ठीक है ना, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, इसके लिए नहीं अप्लाई होगा। यहाँ पर तो पोलिनोमियल 3 थी, क्वेश्चन में इसकी पोलिनोमियल 2 हो तो आपने ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वाला चीज कर सकते हैं। ये सिर्फ सेकंड के लिए है, सेकंड ऑर्डर पोलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 था, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, कहीं 3 में ना आप लगा दें तो वो आंसर नहीं मैच होगा। जी, जीरो व स्केलिंग, कंप्लीट स्केलिंग से भी हो सकता है, कोई नहीं है इसमें। अब थर्ड की तरफ आ जाए, थोड़ा सा मैंने जो आपको बोला है वो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। दी मीन वैल्यू सी फॉर दी फंक्शन। ठीक है, मैंने कहा था अगर आपके पास सेकंड डिग्री ऑर्डर पोलिनोमियल हो तो उसे हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये
कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं होगी। एमसीक्यूज़ के लिए ट्रिक है, क्वेश्चन के लिए तो आपको वो पूरा स्टेप करने पड़ेंगे, जो भी रोज़ और मीन मैक्सिमम के। एमसीक्यूज़ के लिए जब ये थोड़ा-सा ट्रिक है, ये मैंने आपको दे दिया है, जो ऊपर बात बताई थी। अब ये आप इसका आंसर बताना। इन 11/2 और आपके पास इसका 16/2। इंटरवल गिवन है 11/2 एंड 16/2। ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, इसका आप आंसर बता दिए। ऑप्शन है नहीं, इसका आंसर बताए क्या होगा। द मीन वैल्यू सी फॉर द फंक्शन ऑफ एक्स 3x² + 5x + 11 इन, ये आपके पास इंटरवल गिवन है। इसमें सी की वैल्यूज क्या होगी? इसमें सी की वैल्यूज आप निकालेंगे 11/2 प्लस 16/2/2। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 16 + 11 आपके पास 27 और 2 × 2 = 4। ये आपके पास आंसर आता है। ठीक है, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जस्ट सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए थोड़ा सा ट्रिक है कि वहाँ से आप सी की वैल्यूज इस तरह से निकाल सकते हैं। चलें ठीक है, क्लास एंड करते हैं।